संसद की या संसदीय व्यवस्था से संबंधित जो हमारा टॉपिक था उसको हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो संसद को पढ़ते समय हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़े थे। एक में हम लोगों ने राज्यसभा पे चर्चा की थी और एक में हम लोगों ने लोकसभा पे चर्चा की थी। आज का जो टॉपिक होगा वो वहीं से आगे बढ़ेगा, जिसमें हम सब लोग संसद से बचे हुए जो अन्य तथ्य हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें हम एक मतलब जो है प्रणाली या जो संसदीय परंपराएं हैं या जो प्रथाएं हैं उनके एक एक पहलू को देखते हुए और उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसे संसदीय परंपरा में सबसे पहले आपको जानना है कि एक चीज़ होती है, आपको मिलेगा एग्ज़ाम में कि गणपूर्ति या कोरम क्या होता है, आपसे एग्ज़ाम में पूछता है। तो इसका मतलब क्या है इसको आप समझेंगे। तो देखिए, संसद के दो सदन होते हैं। आप सब जानते हैं कि संसद के जो सदन हैं वो कौन कौन से हैं। एक है आपका लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आप जान चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। तो संसद के ये दो सदन हैं और सदन की कार्यवाहियाँ होती हैं, संसद के सत्र होते हैं, उस पर भी अभी चर्चा कर लेंगे। तो सदन की कार्यवाहियाँ होती हैं, बैठकें होती हैं। जैसे आप आगे पढ़ेंगे या पढ़े हैं कि संसद की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए और आमतौर पे 3 बैठकें या 3 सत्र कह लीजिए संसद के होते हैं। तो संसद की जो कार्यवाहियाँ होती हैं या कह लीजिए कि लोकसभा और जो राज्यसभा की कार्यवाहियाँ होती हैं, उन कार्यवाहियों को संपादित करने के लिए जो लोकसभा या राज्यसभा में सदस्यों का एक न्यूनतम संख्या कह लीजिए, सदस्यों की न्यूनतम संख्या कह लीजिए, उसी को हम क्या कहते हैं, कोरम कहते हैं। यानी गणपूर्ति या कोरम का ये मतलब होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग सदन को चलाने के लिए एक निश्चित या एक निर्धारित संख्या बनाई गई है कि इतने सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। जैसे आपसे एग्जाम में कभी भी आ जाए कि संसदीय परंपरा में या संसद में सदन का कोरम कितना होना चाहिए, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों का, एक का नहीं। तो आप क्या बताते हैं, 1/10 यानी 10वां हिस्सा। उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे लोकसभा की सदस्य संख्या मान लेते हैं कि 545 वर्तमान में है और राज्यसभा की सदस्य संख्या वर्तमान में 245 है। हालांकि ये 545 को आप ध्यान रखना कि 2 एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है वो आगे कंटिन्यू नहीं किया गया है, तो 543 हो जाएगी। समझने के लिए आप अभी 545 मान लीजिए, तथ्य देख लेना। हो सकता है कि 2 एंग्लो इंडियन जब नहीं मनोनीत किए जाएंगे तो वो 543 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसका 1/10 और इसका भी 1/10। तो चूंकि 0.5 हो रहा है तो उसको हम पूरा मान लेंगे। यानी कि वर्तमान में अगर देखेंगे तो लोकसभा की कार्यवाहियों को चलाने के लिए न्यूनतम 55 सदस्य और राज्यसभा की कार्यवाहियों को चलाने के लिए न्यूनतम 25 सदस्यों का होना आवश्यक है। ये ध्यान रखना है आपको। यानी लोकसभा की कार्यवाही तभी संपादित होगी जब कम से कम 55 सदस्य उपस्थित हों लोकसभा के, और राज्यसभा की कार्यवाही तब संपादित होगी जब कम से कम 25 सदस्य उपस्थित हों। तो कोरम क्या है और कोरम कितना होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखिए। कोरम का सरल मतलब यह है कि लोकसभा एवं राज्यसभा की कार्यवाहियों को अलग अलग चलाने के लिए एक सदस्य संख्या चाहिए होती है और वो सदस्य संख्या कितनी बताई गई है, 1/10। यानी कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों की कार्यवाहियों को चलाने के लिए सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या चाहिए। वो कितनी है, 1/10 है। लोकसभा के लिए 1/10 कितना हो जाएगा, 55, और राज्यसभा के लिए 1/10 कितना हो जाएगा, 25। एक पॉइंट इसमें और ध्यान रखना होगा आपको कि ये जो 1/10 सदस्य संख्या होती है ये अध्यक्ष या सभापति को शामिल करके होती है। मतलब जैसे 55 मान लेते हैं लोकसभा में सदस्य चाहिए, तो उसमें यदि लोकसभा अध्यक्ष या जो भी पीठासीन है उस दिन, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, तो लोकसभा की अध्यक्षता जो कर रहा है उसको शामिल करते हुए, यानी अध्यक्ष और 54 लोग यदि आ जाएं तो बैठक हो जाएगी। यानी कि ये क्वेश्चन दिमाग में आपके उठ सकता है कि ये जो 1/10 संख्या है ये अध्यक्ष और सभापति को शामिल करके है या उनको हटा करके है, तो शामिल करके है। तो कोरम का सरल मतलब आप समझ गए होंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न ये उठेगा कि अगर कोरम ना हो तो क्या होगा। तो जब तक कोरम नहीं होगा तब तक कोई कार्यवाही संपादित नहीं की जाएगी। यहाँ पर दो प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं कि यदि कोरम नहीं है तो सभापति या फिर अध्यक्ष, लोकसभा की स्थिति में अध्यक्ष और राज्यसभा की स्थिति में सभापति सत्र को कुछ समय के लिए स्थगित कर दे, कुछ घंटे के लिए
आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, या फिर वो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य या कोई भी कार्य संपादित ना करे। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। देख लीजिए, पॉइंट लिख लेना। गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? 1/10 होनी चाहिए। गणपूर्ति या कोरम क्या होती है? सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है जो सदन की कार्यवाही को संपादित करने के लिए, संचालित करने के लिए आवश्यक होती है, और ये अध्यक्ष या सभापति समेत 1/10 होनी चाहिए। तो ये लोकसभा राज्यसभा दोनों का कोरम होता है। इसको आप समझ गए होंगे। इस पर हम लोगों की चर्चा संपन्न हुई। इसके बाद दूसरा जो हमारा विषय है जिस पे हम इसमें चर्चा करेंगे वो है संसद के सत्र। यानी कि संसद के सत्र क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने होते हैं, कौन बुलाता है, सत्रावसान कौन करता है। ध्यान से सुनना इसको, कई बार इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो देखिए यहाँ पर संविधान में क्या है, क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति, ध्यान रखना, राष्ट्रपति समय समय पर संसद का सत्र आहूत करेगा, हिंदी में शब्द है, या संसद का सत्र बुलाएगा। तो संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से सुन लीजिए। संविधान में क्या है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद का सत्र आहूत करेगा या संसद का सत्र बुलाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि संसद का सत्र कौन बुलाता है। हिंदी में ज़्यादातर ऐसे ही लिखा रहता है कि संसद का सत्र आहूत कौन करता है, बुलाता कौन है। तो संसद का सत्र आहूत कौन करेगा? आप बता देंगे कि राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, बुलाता है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, यानी संसद का सत्र राष्ट्रपति बुलाता है। संसद का सत्र मतलब देखिए, संसद विधायिका का कार्य करती है और हमारे यहाँ कार्यपालिका लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। तो समय समय पर संसद की कार्यवाहियाँ या उसके सत्र होते हैं। तो संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। ये पहला क्वेश्चन आपका स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर कही गई है कि संसद की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए, यानी कि न्यूनतम यहाँ पर संख्या बताई गई है कि संसद की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें तो होनी ही चाहिए। यानी कोई भी स्थिति हो जाए, संसद की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें अवश्य होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। साथ ही साथ इसमें और एक चीज़ कही गई है कि 2 बैठकों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बैठक जनवरी में बुलाई जाए और एक बैठक दिसंबर में बुलाई जाए। यानी कि वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि संसद के सत्र वर्ष में कम से कम कितने बार बुलाए जाते हैं। तो आप बताएंगे कम से कम 2 बार बुलाए जाएंगे। ये कंपलसरी है, अनिवार्य है कि संसद के वर्ष में कितने सत्र होंगे। तो आप बता देंगे 2। और दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतर है, ये न्यूनतम नहीं, अधिकतम। यानी कि 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? 6 माह हो सकता है। तो राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाएगा और संसद की 2 बैठकों, 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होगा, और वर्ष में कम से कम संसद के 2 सत्र या 2 बैठकें होंगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, 2 चीज़ें आप यहाँ पर समझ लेना कि राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, और एक पॉइंट और यहीं पर चाहे तो जोड़ लेना, राष्ट्रपति ही सत्रावसान करता है। यानी कि सत्र का अंत भी राष्ट्रपति करेगा। एक शब्द ये भी आप ध्यान रखना, आगे मैं और व्याख्या करूंगा इस पर, लेकिन ध्यान रखना राष्ट्रपति ही सत्रावसान, एक शब्द है, सत्रावसान करता है, यानी सत्र का समापन करता है। बीच में सत्र बुलाए जाने के बाद और सत्रावसान के बीच की जो कार्यवाहियाँ होती हैं वो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति संपादित करते हैं। तो संसद का सत्र कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन आपका स्पष्ट होना चाहिए। संसद का सत्रावसान कौन करेगा? ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और बीच की जो कार्यवाहियाँ होंगी वो कौन करते हैं? वो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति करते हैं। वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? 2, और 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? 6 माह का हो सकता है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो सत्र को जानने के बाद अब ये जान लेते हैं कि वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए, 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये बात स्पष्ट है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना कि आमतौर पे भारत में जो संसदीय परंपरा है वहाँ पे 3 सत्र बुलाए जाते हैं। जैसे सबसे पहला सत्र साल का जो होता है वो बजट सत्र होता है, यानी कि बजट को समर्पित सत्र होता है। पहले ये फरवरी के अंतिम से शुरू होकर के मई तक चलता था। अभी इसमें पिछले कुछ सालों से कुछ परिवर्तन है। अब ये फरवरी के प्रथम सप्ताह में ही शुरू हो जाता है, तो बाद में बजट के पारित होने तक ये चलता है। तो सबसे पहले जो सत्र होता है वो कौन सा सत्र कहलाता है? बजट सत्र।
दूसरा सत्र जो होता है मानसून सत्र, क्योंकि ये लगभग मानसून काल में आयोजित करते हैं तो इसका लोकप्रिय नाम मानसून सत्र हो गया है। और तीसरा सत्र जो साल के अंत में होता है, नवंबर दिसंबर तक होता है, उसको कहते हैं शीतकालीन सत्र। तो होने कितने चाहिए? कम से कम 2, लेकिन अन्य परंपरा या भारतीय संसदीय परंपरा में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। यही मुख्य सत्र होते हैं, ये 3 सत्र होते हैं। तो ये सत्र हो गए। अब एक तरफ से देख के चलिए, संसद का सत्र कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। संसद के सत्र का सत्रावसान कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब जब सत्र बुलाया जाता है तो एक चीज़ ध्यान रखना, संसद का जो सत्र है उसको बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। सत्रावसान कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये 2 बातें स्पष्ट हो गई हैं। जैसे इसमें एक शब्द मिलेगा स्थगन, तो आपसे कभी ये पूछ ले कि संसद के सत्र का स्थगन कौन कर सकता है, तो स्थगन वही करेगा जो किसी सदन का अध्यक्ष या सभापति होगा। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष जब उसको लगता है कि सत्र को स्थगित कर देना चाहिए किसी कारण से, कई बार ऐसा होता है कि कोरम नहीं है तो स्थगित कर दे, कई बार ऐसा हो सकता है कि कार्यवाहियाँ संपादित नहीं हो रही हैं, कई बार सदस्य काफ़ी आक्रामक हो जाते हैं तो स्थगित कर सकता है। तो जैसे आपसे कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए कि संसद के सत्र को स्थगित कौन करता है, तो लोकसभा के मामले में कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और राज्यसभा के मामले में कौन करेगा? सभापति करेगा, या जो उस दिन पीठासीन होगा। तो ध्यान रखना। और इसी में एक शब्द मिलता है अनिश्चित काल के लिए स्थगन। जैसे स्थगन इस तरह से भी हो सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष ने 5 घंटे के लिए या पूरे दिन के लिए सत्र को स्थगित कर दिया गया है। यानी कि अगर सत्र को स्थगित किया जाए और समय बता दिया जाए कि इतने समय बाद फिर से सत्र शुरू होगा, तो उसको कहते हैं स्थगन। लेकिन अगर समय न बताया जाए और बिना समय बताए स्थगित कर दिया जाए, तो एक शब्द आपको एग्जाम में मिलेगा कि संसद के सत्र का अनिश्चित काल के लिए स्थगन। अनिश्चित काल के लिए स्थगन। संसद के सत्र का अनिश्चित काल के लिए स्थगन। तो ये भी करता कौन है? लोकसभा अध्यक्ष या सभापति ही करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये समय नहीं बताया जाता है कि बैठक फिर से कब शुरू होगी। तो एक स्थगन होता है, एक अनिश्चित काल के लिए स्थगन होता है। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना कि जब जैसे मान लें बजट सत्र बुलाया गया, मानसून सत्र बुलाया गया या शीतकालीन सत्र बुलाया गया और सत्र का काम हो गया, तो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति सत्रावसान नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है कि वो सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देता है, फिर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा सत्र का सत्रावसान कर दिया जाता है। यानी सत्रावसान कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो जैसे मान लेते हैं बैठकें, जैसे बजट सत्र बुलाया गया और वो संपन्न हो गया, तो उसके बाद क्या करेगा लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति कि बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देगा, सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देगा। फिर राष्ट्रपति का आदेश आ जाएगा और सत्रावसान हो जाएगा। राष्ट्रपति चाहे तो पहले भी सत्रावसान कर सकता है, लेकिन आमतौर पर अनिश्चित काल के लिए स्थगन का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि संसद न चल रही हो, विपक्ष हंगामा कर रहा हो, तब भी आपने सुना होगा, पेपर आदि में देखा होगा कि संसद का सदन स्थगित कर दिया गया या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। या कई बार होता है ना कि विपक्ष के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा अध्यक्ष ने संसद के सत्र को या लोकसभा के सत्र को स्थगित कर दिया है। तो सत्रावसान करना, सत्र बुलाना राष्ट्रपति का काम है, स्थगन करना, अनिश्चित काल के लिए स्थगन करना, ये सदन के अध्यक्ष या सभापति का कार्य है। और कितने सत्र साल में कम से कम होते हैं? 3 सत्र होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए कि राज्यसभा तो अस्थायी सदन है, इस पर चर्चा हो चुकी है कि राज्यसभा अस्थायी सदन है, तो ये तो भंग नहीं हो सकता, ये अस्थायी है। तो जहाँ पे ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाएगा, सत्रावसान करेगा, वहाँ पर एक चीज़ और है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो लोकसभा 2-3 स्थितियों में भंग होती है, या तो वो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर ले, या फिर उसको राष्ट्रपति भंग कर दें। तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग भी कर सकता है। यानी संसद का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना और लोकसभा का विघटन करना, ये किसका कार्य है? ये राष्ट्रपति का कार्य है। और सदन का स्थगन करना, अनिश्चित काल के लिए स्थगन करना, ये सदन के अध्यक्ष या सभापति का कार्य है। बैठकें कितनी होनी चाहिए? 2। दोनों बैठकों के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? 6 माह का हो सकता है। और कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 3 सत्र बुलाए जाते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और इसमें जोड़ लेना, राष्ट्रपति प्रत्येक लोकसभा के चुनाव के बाद संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है। यानी जब भी लोकसभा चुन करके आएगी तो राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है। इसके अलावा वो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहली बैठक को संसद को संबोधित करता है। तो राष्ट्रपति ये भी करता है
यानी संसद के सत्र को एक बार वो तब संबोधित करेगा जब नई लोकसभा चुन करके आएगी, और एक बार तब वो करेगा जबकि नए वित्तीय वर्ष की पहली बैठक हो। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद संसद की भाषा को भी देख लेते हैं। अगर अनुच्छेद के हिसाब से देखेंगे तो अनुच्छेद 120 में संसद की कार्यवाही की भाषा के बारे में बताया गया है। चूँकि सत्र देख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें यहीं पर जान लीजिए कि सत्र कैसे होता है, भाषा क्या होती है। तो सत्र आपने जान लिया है, कोरम आपने जान लिया है, कैसे सत्र चलता है। मतदान भी होता है, जिन मुद्दों पर मतदान कराना होता है तो पीठासीन यानी अध्यक्ष या सभापति मतदान करवाता है। और कुछ मतदान 2/3 बहुमत यानी 2/3 बहुमत के लिए होते हैं और कुछ साधारण के लिए होते हैं। उसके बाद एक है संसद की भाषा। तो संसद की भाषा का मतलब है कि संसद के कार्यवाही की भाषा। अनुच्छेद 120 में इसके बारे में बताया गया है, यानी आर्टिकल 120 के बारे में, यानी उस अनुच्छेद में यानी 120 में इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि संसद के जो कार्यवाही की भाषा होगी या अंग्रेजी एवं हिंदी होगी। ध्यान रखना, संसद के बारे में कहा गया है कि संसद की जो कार्यकारी या कार्यवाही की भाषा होगी वो हिंदी यानी या अंग्रेजी दोनों हो सकती हैं। तो संसद की कार्यकारी भाषा या उसकी कार्यवाही की भाषा के बारे में क्या कहा गया कि अंग्रेजी एवं हिंदी होंगी। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है कि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी स्थानीय भाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। यानी कि कहा गया है कि संसद की कार्यवाहियों की भाषा क्या होगी या कार्यवाही जो होगी उसकी भाषा क्या होगी, अंग्रेजी एवं हिंदी। लेकिन पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। इसके लिए वहाँ पर अनुवाद की व्यवस्था होती है, ट्रांसलेटर की व्यवस्था होती है। तो संसद की भाषा के बारे में ध्यान रखना। हालांकि 1900 संविधान में ये कहा गया था कि 1965 तक अंग्रेजी होगी, उसके बाद हम हिंदी का प्रयोग करेंगे। लेकिन फिर एक राजभाषा अधिनियम 1963 आया था और उसके द्वारा ये प्रावधान किया गया कि अंग्रेजी सदैव के लिए बनी रहेगी। तो भाषा के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि संसद की भाषा क्या होगी। इसके बाद एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, हम सब विचार कर लेते हैं। संसद में एक होते हैं सदन के नेता। देखिए, संसद जब चलती है तो उसके कुछ परिपाटी हैं, कुछ कार्यवाहियाँ हैं। तो संसद में एक होते हैं सदन के नेता और एक होते हैं विपक्ष के नेता। तो इस चीज़ को भी आप समझ लीजिए कि इसका क्या मतलब, कैसे एक सदन का नेता बनता है और कैसे विपक्ष का नेता बनता है और उसको क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो संसद में एक तो होता है सदन का नेता या सदन में संसद में सदन का नेता, या इसको आप ये कह लीजिए विपक्ष का नेता मान लीजिए। हालांकि उसके लिए पक्ष के नेता जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो संसद में सदन का नेता समझने के लिए सबसे पहले समझिए कि संसद में एक सदन कौन सा है, लोकसभा, और एक है राज्यसभा। तो इसमें पहले हम जानेंगे कि सदन का नेता कैसे होता है, फिर जानेंगे विपक्ष का नेता कैसे बनता है। तो सदन के नेता में पहली चीज स्पष्ट रूप से समझिए कि यदि प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य हैं, यदि प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य हैं तो वही लोकसभा में सदन के नेता होते हैं। ध्यान रखना, यदि प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य हैं तो वही सदन में या वही लोकसभा में सदन के नेता होते हैं। जैसे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा सदस्य हैं तो सदन में नेता वही होंगे। हाँ, एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि जब प्रधानमंत्री उच्च सदन का सदस्य हो, यानी कि लोकसभा का सदस्य ना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो जिसको भी लोकसभा में सदन का नेता चुनेगा या जिसको वो अपनी तरफ से नियुक्त कर देगा वो सदन का नेता होगा। तो लोकसभा में सदन का नेता आमतौर पे कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। लेकिन यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो किसी अपने मंत्रिमंडल के सदस्य को लोकसभा में सदन का नेता नियुक्त करेगा। और राज्यसभा में जो सदन का नेता होगा वो भी कोई मंत्री ही होगा, कोई मंत्री ही होगा। और इसकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये तो बात हुई सदन के नेता की, यानी इसको आप समझने के लिए पक्ष का नेता मान सकते हैं। अब इसके बाद एक होता है संसद में विपक्ष का नेता। तो अब तो ये परंपरा है कि संसद में मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता होता है और उसको कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं मिलती हैं, यानी उसको वही वेतन भत्ते और सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो कि एक कैबिनेट मंत्री को मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए संसद में यहाँ पर फिर वही बात आएगी, एक सदन कौन सा होगा, लोकसभा, और एक सदन होगा राज्यसभा। तो यहाँ पे कहा गया है
कि संसद में मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम उस दल के पास 1/10 सीटें होनी चाहिए। यानी यदि किसी दल को मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता बनना है या उस दल के किसी नेता को मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता बनना है तो उसके पास कम से कम 1/10 सीटें होनी चाहिए। यानी उसके पास 1/10, उस दल के पास 1/10 सीटें होनी चाहिए। यानी अगर 1/10 से कम सीटें हैं तो ऐसी स्थिति में मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता नहीं बनेगा। तो मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटें होनी चाहिए? 1/10। लोकसभा की स्थिति में वही 55 और राज्यसभा की स्थिति में कितनी? 25। और जो मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता होता है उसको वही सारी सुविधाएं, वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं जो कि कैबिनेट मंत्री को प्राप्त होते हैं। और इसका कार्य क्या होता है? सरकार की आलोचना करना, समालोचना करना, सरकार यदि कोई गलत कार्य करे तो आलोचना करना, जनता के समक्ष लाना। यानी एक प्रकार से ये सरकार पर दबाव समूह के रूप में या दबाव जैसी संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकता है, सरकार के कार्यों पर निगरानी रख सकता है। तो इसको कहते हैं विपक्ष का नेता। और इसी विपक्ष के नेता की परंपरा में एक चीज़ और ध्यान रखिए, कभी कभी एग्ज़ाम में आपको मिल सकती है। एक होता है, एक ब्रिटेन की परंपरा है, इसको आप ज़रूर जान लीजिए, एग्ज़ाम में आती है। जैसे अमेरिका में जो विपक्ष का नेता होता है उसको अल्पसंख्यक नेता के नाम से जानते हैं। तो ब्रिटेन में एक परंपरा है विपक्ष को लेकर के, इसको हम सब कहते हैं छाया मंत्रिमंडल। ये शब्द आप ध्यान रखना। अंग्रेजी में शब्द प्रयोग किया गया है शैडो कैबिनेट, शैडो कैबिनेट। तो ब्रिटेन की परंपरा में एक शब्द आपको मिलेगा, उसको हम सब क्या कहते हैं? छाया मंत्रिमंडल या शैडो कैबिनेट। ये शब्द आप ध्यान रखना, इसका मतलब समझ लेना, बड़ा ही खूबसूरत तथ्य है और एग्ज़ाम में काम आएगा आपके। तो छाया मंत्रिमंडल या शैडो कैबिनेट क्या होता है? तो ब्रिटेन में होता क्या है कि ब्रिटेन में जो विपक्ष होता है वो हर मंत्री के खिलाफ या हर मंत्री के विपक्ष में, देखिए एक होते हैं जिसके पास सत्ता होती है और एक वह दल होता है जिसके पास जो विपक्ष में होता है। तो यहाँ पर विपक्ष क्या करता है कि सत्ता पे जो पार्टी है या जो सत्तासीन पार्टी है उसका जो मंत्री होगा, जैसे मान लेते हैं कि ये विदेश मंत्री है, तो विपक्ष भी एक अपना विदेश मंत्री तैयार करता है। इसका मतलब कैसे समझेंगे आप? जैसे मान लेते हैं कि ब्रिटेन में एक परंपरा है कि पक्ष में जितने मंत्री होते हैं विपक्ष भी उतने मंत्री नियुक्त करता है अपने। वो एक्चुअल में मंत्री नहीं होते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन विपक्ष उनको नियुक्त करता है। तो इसका उद्देश्य पहला तो ये होता है कि भावी मंत्रिमंडल पहले से ही वो लोग तैयार कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि ये सत्ता पक्ष का या कैबिनेट का विदेश मंत्री है और इसके विपक्ष में एक छाया यानी शैडो कैबिनेट है और शैडो कैबिनेट का ये विदेश मंत्री है। तो ये जो विदेश मंत्री होगा ये इसी के कार्यों पर नज़र रखेगा और इसी से संबंधित सारे तथ्य आंकड़े जुटाएगा। इसके दो फायदे होते हैं कि विदेश मंत्री के तौर पर, ये विपक्ष के नेता के तौर पर ये पहले से ही विदेश मंत्री का कार्य समझता और सीखता रहता है और जब ये कभी सत्ता में आएंगे तो आमतौर पर इसी को विदेश मंत्रालय सौंप दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जो पक्ष में मंत्री होते हैं उनके ठीक विपक्ष में एक एक मंत्री शैडो के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, छाया के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। इसीलिए जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री है उसको कुछ लोग वैकल्पिक, मतलब ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है उसके जो विपक्ष का नेता होता है सबसे बड़ा, वो अपने आप को वैकल्पिक प्रधानमंत्री मानता है। तो ब्रिटेन में जो विपक्ष का नेता होता है उसको वैकल्पिक प्रधानमंत्री के तौर पे माना जाता है। तो शैडो कैबिनेट क्या होती है कि ब्रिटेन में सत्ता पक्ष के मंत्रिमंडल के पैरेलल समानांतर एक अपना मंत्रिमंडल विपक्ष बनाता है और इससे भावी मंत्रिमंडल की एक प्रकार से ट्रेनिंग होती है और साथ ही साथ सबके कार्य भी बटे रहते हैं। तो ये ब्रिटेन की अनोखी परंपरा है। तो आपसे एग्जाम में कभी पूछ ले कि छाया मंत्रिमंडल कहाँ की परंपरा है तो आप बता देंगे ब्रिटेन की परंपरा है। और छाया मंत्रिमंडल में क्या होता है तो आपके पास इतने तथ्य हैं कि आप लिख भी सकते हैं 200-400 शब्द और बता भी सकते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना, ये काम की चीज़ है। इसके बाद संसदीय परंपरा में एक बात वैसे मैंने बताई तो है लेकिन फिर आप सुन लीजिए। जैसे संसदीय परंपरा में जो आपका अटॉर्नी जनरल होता है यानी महान्यायवादी और जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स जो हमारे होते हैं, इनके कुछ विशेष अधिकार होते हैं संसदीय परंपरा में, जो मैंने आपको याद होगा बताया था अनुच्छेद 88 के तहत। तो महान न्यायवादी और मंत्री को क्या अधिकार प्राप्त होते हैं इसको आप समझेंगे। जैसे महान न्यायवादी
मैंने बताया था कि संसद का सदस्य ना होते हुए भी महान न्यायवादी क्या है, संसद का सदस्य नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि महान न्यायवादी संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, यानी कि वहाँ पर जाकर के अपना मत व्यक्त कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। यानी उसको वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा, बाकी वो बोलेगा, अपना पक्ष रख सकता है और वो संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। इसके अलावा मंत्रियों को भी ये विशेष अधिकार प्राप्त होता है। जैसे मंत्री, यदि मंत्री लोकसभा का सदस्य है तो वो राज्यसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, ध्यान रखना है आपको। और यदि वो राज्यसभा का सदस्य है तो वो लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। उदाहरण से आप समझिए, यानी मंत्री किसी एक सदन का सदस्य है तो दूसरे सदन की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। हालांकि वहाँ मतदान ये भी नहीं कर सकता। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है कि अगर प्रधानमंत्री उच्च सदन के सदस्य हैं तो वो लोकसभा में मतदान नहीं कर सकते। किसी भी मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में या किसी अन्य स्थिति में वो लोकसभा में मतदान नहीं करेंगे, बाकी वो लोकसभा में आ सकते हैं, बोल सकते हैं, वहाँ पर प्रतिभाग कर सकते हैं। तो मंत्री जिस सदन का सदस्य है उसके अलावा वो दूसरे सदन की बैठकों में भी भाग ले सकता है, बोल सकता है। और यदि मंत्री किसी सदन का सदस्य नहीं है, मान लेते हैं मंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो वो लोकसभा राज्यसभा दोनों की बैठकों में भाग ले सकता है। और आप जानते हैं कि यदि कोई मंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। तो इस प्रावधान को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ और चीज़ों पर हम सब लोग विचार कर लेते हैं, उनको आप देख लेना। अनुच्छेद मैंने पहले कहा था कि अनुच्छेद में बाद में आपको एक तरफ से बता दूंगा। जैसे एक चीज़ पे हम सब विचार कर लेंगे कि संसद सदस्य जो होते हैं उनकी शपथ जो होती है वो कैसे होती है और कौन दिलाता है। तो देखिए, संविधान में जो लिखा गया है उसको ध्यान रखेंगे। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, परेशान कर देते हैं। तो संसद सदस्यों की शपथ के बारे में संविधान में क्या प्रावधान किया गया है कि संसद सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। तो आपको ध्यान रखना होगा, ये एग्जाम में कई बार आ जाता है कि संसद सदस्यों को, संसद सदस्यों से यहाँ पर तात्पर्य क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। तो संसद सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। यानी दोनों सदनों के सदस्यों को राष्ट्रपति या उसके द्वारा, ठीक है, नियुक्त कोई व्यक्ति ही शपथ दिलाता है। संसद सदस्यों की शपथ से अगर संबंधित आपसे कभी प्रश्न आए तो आप ध्यान रखना कि संसद सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। जैसे लोकसभा की स्थिति में आप जानते हैं प्रोटेम स्पीकर को मैंने बताया था। राज्यसभा में राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति हो सकता है जो संसद सदस्यों को शपथ दिलाएगा। तो संसद सदस्य में दोनों आ जाते हैं, राज्यसभा भी आ जाएगी और लोकसभा भी आ जाएगी। तो शपथ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग विचार करते हैं कि संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। तो एक देखिए, इसमें एक चीज़ तो ये जान लेंगे कि संसद सदस्यों की जो अयोग्यता होती है उसका निर्णय कौन करता है, पहले इसको जान लेंगे। और फिर दूसरे चरण में ये जान लेंगे कि कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जब कि कोई संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो देखिए, संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है, पहले ये समझना है। तो संसद सदस्य में यहाँ पर दोनों आएंगे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य आएंगे। तो सबसे पहले देखिए, यदि संसद सदस्य की कोई निर्वाचन संबंधी अयोग्यता है, पहली अयोग्यता आप समझेंगे, यदि निर्वाचन संबंधी अयोग्यता है, यानी जैसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य चुना गया है जनता द्वारा प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, अगर लोकसभा है तो डायरेक्ट और अगर राज्यसभा है तो इनडायरेक्ट रूप से वो चुना गया है। तो चुने जाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निर्वाचन। तो यदि संसद सदस्य की निर्वाचन संबंधी कोई अयोग्यता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह से उसकी अयोग्यता का निर्णय करेंगे। यानी कोई राज्यसभा का या लोकसभा का सदस्य निर्वाचन संबंधी अयोग्यता के लिए जिम्मेदार पाया जाता है तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह से उसकी अयोग्यता का निर्णय करेंगे। और यदि ये सत्य पाया जाता है तो राष्ट्रपति उसकी सदस्यता का समापन कर देंगे। लेकिन ये कार्य किसके सहयोग से होगा, ये कार्य निर्वाचन आयोग के सहयोग से होगा या उसकी सलाह से होगा।
तो निर्वाचन संबंधी अयोग्यता, यानी जैसे निर्वाचन में क्या है कि उनकी उम्र नहीं है या लाभ के पद पर थे या अन्य कोई अयोग्यता जो कि निर्धारित है कि नहीं होनी चाहिए और वो पाई जाती है, तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह से उसकी अयोग्यता का निर्णय करेगा। और दूसरी स्थिति यहाँ पर क्या है, दूसरी यहाँ पर स्थिति है दल बदल की। यदि कोई संसद सदस्य दल बदल का शिकार हो जाता है, तो दल बदल की स्थिति में ध्यान रखना, दल बदल की स्थिति में उसकी सदस्यता का निर्णय कौन करेगा। अगर लोकसभा का मामला है तो लोकसभा अध्यक्ष, और अगर राज्यसभा का मामला है तो सभापति। ध्यान रखना, यानी अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि संसद सदस्य के दल बदल संबंधी अयोग्यता का निर्णय कौन करता है, तो दल बदल संबंधी अयोग्यता का निर्णय कौन करेगा, उस सदन का पीठासीन अधिकारी, यानी कि लोकसभा की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा की स्थिति में राज्यसभा का सभापति। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी दल बदल के आधार पर अगर कोई अयोग्यता उत्पन्न होती है तो उस सदन का अध्यक्ष ही निर्णय करेगा कि उसकी सदस्यता रहे या उसकी सदस्यता जाए। तो संसद सदस्य के निर्वाचन संबंधी अयोग्यता का निर्णय कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह से, निर्वाचन आयोग की सलाह से। और दल बदल संबंधी अगर अयोग्यता हो जाए तो लोकसभा सदस्य की स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य की स्थिति में राज्यसभा का सभापति इस बात का निर्णय करेगा कि उसकी दल बदल संबंधी अयोग्यता है, और यदि है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी या उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके बाद इस क्लास में एक चीज़ पर और हम लोग विचार कर लेते हैं कि यदि कोई संसद सदस्य है तो ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं जब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए। यानी ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जब किसी सांसद की या संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो बहुत सारी स्थितियां हैं, उनको ध्यान से देखिए। जैसे सबसे पहली स्थिति आप समझेंगे कि यदि कोई संसद का सदस्य दोनों सदनों के लिए चुन लिया जाता है तो उसको एक सदन की सदस्यता छोड़नी होगी। यानी अगर कोई व्यक्ति लोकसभा राज्यसभा दोनों का सदस्य बन जाता है तो उसे एक सदन की सदस्यता छोड़नी होगी और उसकी वहाँ की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति 2 सीटों से चुन लिया जाता है, जैसे बहुत सांसद आपने देखे होंगे कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं। जैसे अभी हमारी जो 17वीं लोकसभा थी उसमें राहुल गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। हालांकि वो 1 सीट से हार गए थे। यदि वो दोनों सीटों पर जीत जाते तो उनको 1 सीट छोड़नी होती। इसके पहले मुलायम सिंह यादव ने 2014 के इलेक्शन में 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी 2014 के चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। कई बार बड़े नेता क्षेत्र को कवर करने के लिए या क्षेत्रों में अपनी पैठ के लिए 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं या सुरक्षा के लिए भी लड़ते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव लड़ता है और दोनों के लिए निर्वाचित होता है तो उसे 1 सीट छोड़नी होती है। ये भी एक स्थिति है। इसके अलावा ध्यान रखना कि यदि कोई संसद सदस्य लगातार 60 दिन बिना बताए, बिना किसी सूचना के सदन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है या की जा सकती है। ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन ये एक क्राइटेरिया है या एक शर्त है कि यदि कोई व्यक्ति 60 दिन, यदि कोई संसद सदस्य बिना बताए, बिना सूचना के 60 दिन सदन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि कोई निर्दलीय सदस्य, निर्दलीय का मतलब होता है जो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा है, किसी दल से किस टिकट पर या दल की सीट से चुनाव नहीं लड़ा है। निर्दलीय सदस्य आप जानते हैं, वे सदस्य जो, निर्दल का मतलब होता है कि जो जिनका कोई दल ना हो, जो स्वतंत्र चुनाव लड़ते हैं। तो यदि कोई, ध्यान से सुनना, यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी, किसी दल की सदस्यता ले लेता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जैसे अगर कोई निर्दलीय सदस्य है और वो निर्दलीय सदस्य के रूप में लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बना है और उसके बाद वो किसी दल की सदस्यता ले ले तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। वो दल को सपोर्ट कर सकता है, मंत्री पद पा सकता है, लेकिन वो किसी दल में शामिल नहीं हो सकता। इसके अलावा जो संसद में मनोनीत सदस्य होते हैं उनको ध्यान रखना। संसद में जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनके पास ऑप्शन होता है कि मनोनीत सदस्य 6 माह के अंदर किसी दल की सदस्यता ले सकते हैं। मनोनीत सदस्य 6 माह के अंदर किसी दल की सदस्यता ले सकते हैं। अगर वो 6 माह के अंदर ऐसा नहीं करते हैं तो उसके बाद अगर ऐसा करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
और निर्वाचन संबंधी अयोग्यता मैंने पहले ही बता दी है कि अगर निर्वाचन संबंधी अयोग्यता है तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह से उनकी सदस्यता को समाप्त कर सकता है। दल बदल संबंधी अयोग्यता है तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति निर्णय करेंगे। तो ये लोकसभा सदस्यों की सदस्यता किन किन स्थितियों में समाप्त हो सकती है और साथ ही साथ लोकसभा सदस्य की निरर्हता या अयोग्यता का जो प्रश्न होगा उस पर कौन निर्णय करेगा। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो चीज़ें हैं इन पर हमने चर्चा की है, जैसे संसद का सत्र है, स्थगन है, सत्रावसान है, कितने सत्र होते हैं, इसके अलावा कोरम पे चर्चा हुई, भाषा पे चर्चा हुई, इसके अलावा हम लोगों ने सदन का नेता, विपक्ष का नेता जाना, संसद सदस्यों की अयोग्यताएं जानी। एक टॉपिक अभी और इसमें बचेगा जिसमें मैं संसदीय कार्यवाहियाँ जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल, संसद में जो प्रस्ताव आते हैं उन पर चर्चा कर लेंगे। विधेयक कैसे रखे जाते हैं, उनकी क्या प्रक्रिया होती है, संयुक्त बैठक, धन विधेयक, और उसके आगे हम लोग जब चर्चा करेंगे जैसे संयुक्त बैठक, धन विधेयक और बजट जैसी चीज़ें हैं, तो कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में उन सारी चीज़ों को हम लोग समझें। तो ये वीडियो यहाँ तक रहेगा, आप इसको देखें और संसद के जो पिछले 2 टॉपिक हैं उनसे आप इसको जोड़ें।